आज के लेक्चर का टॉपिक है वैदिक संस्कृति। आज हम लोग वैदिक संस्कृति के बारे में बातचीत करेंगे। भारतीय संस्कृति के इतिहास में वेदों का अत्यंत गौरवशाली स्थान है। वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है ज्ञान। वस्तुतः आर्य ऋषियों का प्राचीनतम ज्ञान जो है वो वेदों में संरक्षित है। भारतीय संस्कृति में वेदों का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इनसे हमें आर्यों के आचार विचार, रहन सहन और धर्म कर्म के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। हम सभी जानते हैं वेद संख्या में 4 है। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये वेद किसी व्यक्ति विशेष अथवा निश्चित काल में नहीं लिखे गए, अपितु समय समय पर विभिन्न ऋषि मुनियों ने इनकी रचना की। वेदों की रचना किस काल में हुई, कब की गई, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। विभिन्न इतिहासकारों ने इस संबंध में अलग अलग अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है कि संपूर्ण वैदिक साहित्य का सृजन संभवतः 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व के मध्य में किया गया। अतः इस काल को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व का जो काल है उसको वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इन चारों वेदों में ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है और अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में की गई थी। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि ऋग्वेद की रचना काल संभवतः 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य में किया गया था। जिस काल में ऋग्वेद की रचना की गई उस काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसको पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेद जो थे उनके रचना काल को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। साधारणतः उत्तर वैदिक काल का जो समय माना जाता है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। वैदिक काल में राजनीतिक स्थितियां क्या थीं, सामाजिक स्थितियां क्या थीं, आर्थिक स्थितियां क्या थीं, धार्मिक स्थितियां क्या थीं, अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में। यद्यपि वेद जो है विशुद्ध रूप से धार्मिक ग्रंथ हैं, वेदों के अंदर मुख्यतः स्तुति मंत्रों का संग्रह है, लेकिन इसके बावजूद भी वेदों में वर्णित कुछ मंत्रों से हमको उस समय की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। राजनीतिक दृष्टिकोण से उस समय की जो व्यवस्था थी वो अनेक भागों में विभक्त थी। राजनीतिक व्यवस्था जैसे हमारे यहाँ वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारी जो शुरुआत होती है वो ग्राम से होती है, फिर ब्लॉक, फिर तहसील, फिर जिले, फिर राज्य, फिर केंद्र। इसी प्रकार से उस समय भी
राजनीतिक व्यवस्था जो थी अनेक भागों में विभक्त थी। तो पहला जो चरण था उसको कुटुंब के नाम से जाना जाता था। उसके बाद ग्राम हुआ करते थे, फिर उसके बाद विश हुआ करते थे, फिर उसके बाद जन हुआ करते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि कुटुंब वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था का यह मूल आधार हुआ करता था। कुटुंब का मुखिया जो हुआ करता था वो पिता या अन्य सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हुआ करता था। कुटुंब के मुखिया को कुलप, कुलपति या गृहपति कहा जाता था। समस्त कुटुंब की व्यवस्था, समस्त कुटुंब का लालन पालन इसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी। कुटुंब के सभी सदस्य अपने मुखिया के निर्देशों का पालन किया करते थे और उसके निर्देशानुसार कार्य किया करते थे। इसके बाद होता था ग्राम, दूसरी इकाई थी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम। अनेक कुटुंबों का समूह जो था वो ग्राम कहा जाता था। ग्राम की व्यवस्था के लिए एक अधिकारी हुआ करता था जिसको ग्रामणी कहा जाता था। यद्यपि वैदिक साहित्य में ग्रामणी के निर्वाचन के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती, किस प्रकार से इसका निर्वाचन होता था, लेकिन शासन व्यवस्था में ग्रामणी का महत्वपूर्ण स्थान था। ग्राम के बाद अगली इकाई थी राजनीतिक, वो उसको विश कहा जाता था। अनेक ग्रामों का जो समूह होता था उसको विश कहा जाता था। प्रत्येक विश का एक अधिकारी हुआ करता था जिसे विशपति के नाम से जाना जाता था। समस्त विश की व्यवस्था का संचालन विशपति के द्वारा किया जाता था। इसके बाद था जन। अनेक विषयों का समूह जो था वो जन कहलाता था। जन अर्थात राज्य, राज्य को जन कहा जाता था। प्रत्येक जन का एक नेता हुआ करता था जो गोप कहलाता था। गोप जो हुआ करता था प्रायः राजा ही हुआ करता था। वैदिक काल में भारतवर्ष में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हुई थी, अतः भिन्न भिन्न स्थानों पर अनेक छोटे बड़े राज्य स्थित थे उस समय। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते छोटे छोटे राज्यों का बड़े राज्यों में विलय प्रारंभ हो चुका था। बड़े राज्य स्थापित होना शुरू हो गए थे उत्तर वैदिक काल में। अब बात करते हैं शासन व्यवस्था के बारे में। वैदिक कालीन वैदिक काल की शासन व्यवस्था जो थी वो मुख्यतः राजतंत्रात्मक थी। ऋग्वेद में गणों का उल्लेख मिलता है। गण से मतलब था रिपब्लिक्स का उल्लेख मिलता है। गण राज्यों में जनता शासन करने वाले को स्वयं चुना करती थी। प्रत्येक जन से मतलब है राज्य, स्टेट। प्रत्येक जन का नेता जो था वो राजन अथवा राजा कहलाता था। राजा का पद जो था वो वंशानुगत हुआ करता था। वंशानुगत होता तो अवश्य था, लेकिन वंशानुगत राज्याधिकार तो था वो प्रजा के अनुमोदन पर ही वैध माना जाता था। यदि प्रजा उसका अनुमोदन करेगी तभी राजा बन सकता था वंशानुगत क्रम में। इसके साथ साथ राजा को पदच्युत और निर्वाचित करने का अधिकार भी जनता के पास में था। यदि राजा अपनी राज प्रतिज्ञा का सही से पालन नहीं करता था तो जनता को यह अधिकार था कि वो राजा को पदच्युत कर दे या निर्वासित कर दे। इन गणराज्यों के जो शासक थे वो गणपति या ज्येष्ठ कहलाते थे। ऋग्वैदिक काल में राज्य छोटे छोटे होते थे, अतः कुछ ही पदाधिकारियों के माध्यम से प्रशासन का कार्य संचालित किया जाता था।
इन पदाधिकारियों में पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी का विशेष महत्व हुआ करता था। पुरोहित जो हुआ करते थे वो राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था, राजा का गुरु भी होता था, एक पद प्रदर्शक और मित्र के रूप में राजा का महत्वपूर्ण सहयोगी हुआ करता था। दूसरा प्रमुख पदाधिकारी था सेनानी। सैन्य विभाग का प्रधान हुआ करता था। राजा की अनुपस्थिति में सेना का सेनापतित्व भी यही किया करता था। इसके बाद ग्रामणी गांव की व्यवस्था के लिए गांव में प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। यह गांव के अंदर राजा की ओर से एक सैनिक और असैनिक दोनों ही कार्यों को संपादित किया करता था। इनके अतिरिक्त राजा के द्वारा राज्य के सुचारू रूप से संचालन के लिए कुछ अन्य पदाधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे। इन पदाधिकारियों को पुरुप, स्पश और दूत के नाम से जाना जाता था। पुरुप जो हुआ करते थे वो दुर्गपति हुआ करते थे, दुर्गपति को पुरुप कहा जाता था। स्पश जो थे वो गुप्तचरों को स्पश कहा जाता था। दूत राजनीतिक कार्य किया करते थे। उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े राज्यों की स्थापना होने लगी थी, हमने आपको बताया था। तो जब बड़े राज्यों की स्थापना होने लगी तो प्रशासनिक व्यवस्था में सुविधा के लिए अनेक विभागों की स्थापना की गई, जिनमें वित्त विभाग, निरीक्षण विभाग, सैन्य विभाग, स्थानीय शासन विभाग ये प्रमुख विभाग हुआ करते। तो उत्तर वैदिक काल में राजा जो था वो मंत्रियों की सहायता से शासन संबंधी कार्यों को संपादित किया करता था। मंत्रियों को वैदिक काल में रत्निन कहा जाता था। वैदिक कालीन शासन व्यवस्था में दो महत्वपूर्ण संस्थाएं और थीं। इनमें एक को सभा और दूसरे को समिति के नाम से जाना जाता था। ये दोनों संस्थाएं शासन व्यवस्था का लोकतांत्रिक भाग थीं। ऋग्वेद के अंदर दुर्भाग्यवश इन संस्थाओं के कार्यों और अधिकारों के बारे में जानकारी हमको नहीं मिलती है। इस कारण से इन संस्थाओं के कार्यों के विषय में विद्वानों के अंदर थोड़ा सा मतभेद भी है। लेकिन ऐसा माना जाता है ये दोनों संस्थाएं शासक की स्वेच्छाचारिता पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किया करती थी। जैसे वर्तमान के अंदर हमारे यहाँ दो संस्थाएं होती हैं, एक को लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। जनता के प्रतिनिधि उनके अंदर होते हैं उन संस्थाओं में। इसी प्रकार का कि ये संस्थाएं उस समय थीं जिनको सभा और समिति के नाम से जाना जाता था। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी राजा हुआ करता था। न्यायिक कार्यों में राजा की सहायता के लिए अन्य पदाधिकारी भी हुआ करते थे। अलग अलग न्याय, हर ग्राम के अंदर न्याय की व्यवस्था थी। ग्राम के न्यायाधीश को ग्राम्य वादिन कहा जाता था। वैदिक साहित्य में हमको अलग अलग अपराधों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, जैसे चोरी, धोखेबाजी, डकैती, सेंध लगाना। इन अपराधों का भी हमको उल्लेख में मिलता है। लेकिन न्याय व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से थी। ग्राम स्तर पर न्याय सुलभ था लोगों को, और ग्राम स्तर के न्याय से अगर व्यक्ति संतुष्ट नहीं था तो राजा के न्यायालय के अंदर भी जा सकता था
और न्याय की मांग कर सकता था। अब बात करते हैं वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में। वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी हमको वैदिक साहित्य से ही प्राप्त होती है। वैदिक काल में जो परिवार हुआ करते थे वो पितृसत्तात्मक थे, अर्थात पिता जो था वो मुखिया हुआ करता था परिवारों का। पिता होता था या घर का कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति, चाहे वो दादा हो सकता था, परदादा हो सकते थे। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे जिसमें दादा दादी, परदादा परदादी, चाचा ताऊ बुआ सभी लोग हुआ करते थे। बड़े बड़े संयुक्त परिवारों की प्रथा प्रचलित थी। विवाह या स्त्रियों की दशा, उस समय विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफी सम्माननीय थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते स्त्रियों की स्थिति में थोड़ी सी गिरावट प्रारंभ हो गई थी। लेकिन इस गिरावट के बावजूद भी स्त्रियों की शिक्षा का प्रबंध जो था वो अच्छा था इस काल में। वर्ण व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी वरन कर्म पर आधारित थी। 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वैदिक काल में कर्म पर आधारित व्यवस्था थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म पर आधारित हो गई थी, पैतृक हो गई थी। ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति ब्राह्मण ही कहलाने लगा, चाहे वो कर्म कोई सा भी करता हो। क्षत्रिय के परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति क्षत्रिय कहलाने लगा। तो समाज ने इस वर्ण व्यवस्था को पैतृक बना दिया था। भोजन व पेय, मुख्य भोजन जो था वो अन्न, दूध और दूध से बने पदार्थ थे। अधिकांशतः लोग शाकाहार को पसंद किया करते थे, लेकिन उस समय मांसाहार भी प्रचलित था। मांस का सेवन किया जाता था। ज्यादातर उत्सवों और त्योहारों में मांस प्रचलन में था। इसके साथ साथ सोमरस और मदिरा का भी प्रयोग वैदिक काल में किया जाता था। सामाजिक स्थिति के अंतर्गत अब बात करते हैं वेशभूषा और प्रसाधन के बारे में। वस्त्र पहने जाते थे, अलग अलग नाम हुआ करते थे वस्त्रों के। नीवी, वास और अधिवास अलग अलग नाम थे। नीवी जो था वो अंडर गारमेंट, वास लोअर गारमेंट और अधिवास जो था वो अपर गारमेंट कहलाता था। इसके अतिरिक्त उत्तरीय, पगड़ी, कंबल, शॉल आदि का प्रयोग भी किया जाता था। पगड़ी जो है स्त्री और पुरुष दोनों धारण किया करते थे। आभूषण पहनने की परंपरा वैदिक काल में थी। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रिय थे। विभिन्न प्रकार के केश विन्यास भी किए जाते थे और अन्य प्रसाधन सामग्री का भी प्रयोग वैदिक काल में किया जाता था। अब बात करते हैं मनोरंजन के साधनों की। मनोरंजन के विभिन्न प्रकार के साधन उस समय प्रयोग में लाए जाते थे, जैसे नृत्य,
और संगीत प्रमुख साधन था। इसके अतिरिक्त रथ दौड़, पांसों का खेल, घुड़दौड़ ये लोकप्रिय मनोरंजन के साधन थे। सामाजिक स्थिति के तहत हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं। शिक्षा जीवन में सुखमय बनाने के लिए थी। वैदिक काल में सांसारिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में सफलता पाना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। ऋग्वेद में यद्यपि उपनयन संस्कार का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार का विशेष महत्व था। विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में भेजा जाता था। शिक्षा का उद्देश्य धार्मिक और साहित्यिक शिक्षा प्रदान करना था, जिसके द्वारा आर्य संस्कृति का प्रचार और प्रसार हो सके। इस युग में शिक्षा जो थी मात्र पुस्तकीय ज्ञान नहीं थी, अपितु व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने वाली शिक्षा थी। आश्रम व्यवस्था, सामाजिक स्थिति के तहत आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में समाज के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था का प्रचलन हुआ। आश्रम व्यवस्था का संबंध व्यक्ति के व्यक्तिगत सुधारों और संस्कारों से था। व्यक्तिगत सुधारों और संस्कारों से था। मनीषी आर्यों ने हमारे मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त किया था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। मनीषी आर्यों ने मानव जीवन की जो आयु, औसत आयु उस समय मानी जाती थी, वो 100 वर्ष मानी जाती थी। इन आश्रमों को 25-25 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम जो था वो 25 वर्ष प्रारंभिक जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक की आयु में व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करेगा। इसमें मनुष्य जो था वो कठोर नियमों का पालन करते हुए विद्या और ज्ञान की प्राप्ति हेतु गुरु की शरण में 25 वर्ष की आयु में रहता था, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करता था। गृहस्थ आश्रम जो था 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की आयु के लिए निर्धारित था। इसमें मनुष्य जो था अगले 25 वर्षों तक अपने सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता था। इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम के तहत व्यक्ति 50 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष की अवस्था तक रहता था। अपने समस्त कर्तव्यों को पूर्ण करके संन्यास ग्रहण करने के लिए तैयारी करता था। इसके बाद संन्यास आश्रम था। संन्यास आश्रम जो था वो 75 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की अवस्था के लिए था। इस संन्यास आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति समस्त सांसारिक बंधनों को त्याग कर ब्रह्म चिंतन करते हुए मुक्ति की तैयारी करता था। तो इस प्रकार से यह आश्रम व्यवस्था उस समय प्रचलित थी हमारी। अब बात करते हैं वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति के बारे में। वैदिक काल में आर्यों की जो जीविका का प्रमुख साधन था वो कृषि था। कृषि काफी उन्नत
अवस्था में थी। कृषि के लिए हल और बैलों का प्रयोग किया जाता था। भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए और अच्छी फसल उगाने के लिए खाद का भी प्रयोग किया जाता था। इस काल में जौ, गेहूं, चावल, उड़द, मूंग, मसूर, तिल आदि खाद्यान्न पदार्थ उगाए जाते थे। वर्ष में 2 बार फसलें पैदा की जाती थी। कृषि के अतिरिक्त दूसरा जो व्यवसाय था वो था पशुपालन। पशुओं में गाय का विशिष्ट स्थान माना जाता था। गाय के अतिरिक्त घोड़े, भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़, कुत्ते, गधे, हाथी ये जानवर पशु जो थे पाले जाते थे। पशुधन की वृद्धि के लिए देवताओं की आराधना की जाती थी। अनेक सारे स्तुति मंत्र पशुधन की वृद्धि के लिए वेदों में निहित हैं। इसके अतिरिक्त एक और व्यवसाय था, वो था आखेट, शिकार करना। ये भी एक व्यवसाय था। अनेक लघु उद्योग भी जीविका का प्रमुख साधन थे। इस काल में अनेक लघु उद्योग थे, जैसे बढ़ईगिरी का काम, धातुओं की वस्तु बनाने का काम, कपड़ा बुनने का काम, रंगाई का काम, कसाई का काम, चमड़े का काम, बाल काटने का काम, नाचने गाने का काम, सुनारी का काम, कुम्हारगिरी का काम, मछली पकड़ने का काम, चटाई बुनने का काम, टोकरी बनाने का काम, धोबी, नाई, ज्योतिष, चिकित्सा, विभिन्न प्रकार के कार्य, अनेक प्रकार के उद्योग धंधे और व्यवसाय इस युग में प्रचलित थे। ऋग्वैदिक काल में मुख्यतः सोना, कांसा और तांबे का प्रयोग लोग किया करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में चांदी, लोहा, पीतल आदि का प्रयोग भी करने लगे थे। स्वदेशी और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार प्रचलित थे। व्यापार करने वालों को पणी कहा जाता था उस काल में। अब बात करते हैं धार्मिक स्थिति के बारे में, वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति के बारे में। ऋग्वेद में जिन देवताओं की पूजा अर्चना और स्तुतियां मिलती है वे प्राकृतिक तत्वों में निहित शक्तियों का प्रतीक है। ऋग्वैदिक काल में पूजा एवं यज्ञ का प्रमुख स्थान था। पूजा एवं यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के प्रमुख तरीके माने जाते थे। ऋग्वैदिक काल में लोग पूजा एवं यज्ञ जो किया करते थे मुख्यतः कुछ ना कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा से किया जाता था। ऋग्वैदिक कालीन लोग प्रकृति के उपासक थे। ऋग्वैदिक कालीन लोग जिन देवताओं की पूजा किया करते थे उनको 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। क्योंकि ये लोग प्रकृति के उपासक थे इसलिए इनको स्वर्ग के देवता, वायुमंडलीय देवता और पार्थिव देवता। स्वर्ग के देवता के रूप में धौस जो थे वो आकाश के देवता थे, वरुण जल के देवता थे, सूर्य अंधकार से मुक्ति प्रदान करने वाले देव थे, सावित्री जो थी वो बुरी आत्माओं से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी थी, अदिति जो थी वो बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी थी, उषा चेतना और स्फूर्ति प्रदान करने वाली देवी।
ये थे स्वर्ग के देवता। दूसरे थे वायुमंडलीय देवता। वायुमंडलीय देवताओं में इंद्र जो थे वो वर्षा आंधी तूफान के देवता माने जाते थे। रुद्र अत्यंत क्रोधी देवता माने जाते थे। मरुत जो थे वो इंद्र की सहायतार्थ देवता माने जाते थे। वायु जो थे पवन देवता थे। पार्थिव देवता जो थे पृथ्वी पर रहने वाले, अग्नि, सोम और पृथ्वी, ये पार्थिव देवता थे। ऋग्वैदिक काल में इंद्र जो थे वो सर्वमान और सर्वशक्तिशाली देवता माने जाते थे। इंद्र के अतिरिक्त वरुण, अग्नि आदि देवताओं का इस काल में महत्व था। ऋग्वैदिक काल में जिन देवताओं की प्रधानता थी उन देवताओं की प्रधानता जो थी वो उत्तर वैदिक काल में देखने को नहीं मिलती है। उत्तर वैदिक काल में उसके स्थान पर प्रजापति, विष्णु, रुद्र जो थे वो प्रमुख देवता बन गए थे। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्थिति के अंदर व्यापक परिवर्तन हुए। धार्मिक व्यवस्थाएं जो थी वो काफी जटिल हो गई। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ जो थे वो अत्यंत खर्चीले हो गए। उत्तर वैदिक काल में आडंबर और अंधविश्वासों में भी वृद्धि हुई। लेकिन इसके साथ साथ उत्तर वैदिक काल में दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन भी प्रारंभ हुआ।